अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल सतह पर एक और रिपोर्ट सामने आई है जो ये जाहिर कर रही है कि PTI के एहतजाज को किस तरह खूनी एहतजाज में बदला गया और सिविलियंस की हलाकतें भी हुई। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाया की है, उस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अलीमा खान ने कल एक इंटरव्यू दी है, ABC न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरनेशनल सतह पर तो देखा जाए तो बात की जा रही है। बहरहाल PTI की लीडरशिप भी बात कर रही है या जो चैनल्स हैं वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर उस तरह से बात नहीं की जा रही। PTI की लीडरशिप आप कह लें कि काफ़ी कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही है, उस तरह से खुल के बात नहीं कर रहे हैं या उस तरह आप कह लें कि ज़ोरदार अंदाज में इस मामले पर बात नहीं की जा रही है। तो इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे और फिर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं PTI की, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे और फिर कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की कल एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले भी आपके सामने रखूँगा। और फिर एक ख़त लिखा है अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म साहब को, वो ख़त क्या है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ पुलिस में अब कुछ बगावत की खबरें आ रही हैं, जो 2 दिन पहले भी आई थी, बहरहाल दोबारा से कुछ बगावत की खबरें आ रही हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से, जो सानिया 26 नवंबर हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उस हवाले से अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आई है और उसकी हेडलाइन क्या थी। सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ कि डेड बट नॉट काउंटेड। अब ये जो हेडलाइन है ये बजाते खुद ही आप कह लें कि इसमें बहुत कुछ समोए हुए है ये जो हेडलाइन है। और अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट दी है वो कि एक तरह से तो आप कह लें कि हुकूमती दावों को गलत साबित करती है। और अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट बड़े फैक्ट्स के साथ दी है और बड़ी तफसील के साथ बताया उन्होंने कि मुख्तलिफ अमवात हुई किस तरह से, इस्लामाबाद के अंदर गोली किस तरह से चलाई गई, और फिर इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह और किस जगह पर लोग शहीद हुए, कहाँ पर कौन सी मौत हुई और किस तरह से, सारी डिटेल्स अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट में आई है और उन्होंने पूरी तफसीलात बताई हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ लेने जाते हैं ना, तो उनके साथ क्या किया जाता है, उनके साथ क्या कुछ डिमांड किया गया है, क्या कुछ उनके सामने रखा गया है और उनको किन मुश्किलात का सामना रहा है। तमाम तर जो सूरत हाल है उन्होंने ये बताई है अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, और ये बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट थी अल जज़ीरा की। और सिर्फ अल जज़ीरा की रिपोर्ट ही नहीं, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है इस हवाले से। वो एक अलग बात है कि नेशनल मीडिया पर बात नहीं की जा रही है। इससे पहले अगर आप BBC की रिपोर्ट ही देखें तो उन्होंने भी बड़ी डिटेल के अंदर बताया था, सारी तफसीलात उन्होंने दी थी पिम्स हॉस्पिटल की भी, उसके बाद पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की भी, और उन्होंने तमाम तर जब तफसीलात सामने रखी तो उसको आपने देखा कि वफाकी वज़ीर साहब ने किस तरह से गलत साबित भी किया। उन्होंने कहा जी किस तरह का तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद अब अल जज़ीरा की एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट आई है। अब अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट है वो भी ये बात जो है बिल्कुल उससे ये बात साबित होती है कि उस रात गोली भी चलाई गई, उस रात लाशें भी गिरी और सारा कुछ हुआ, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसको छुपाया जा रहा है। फिर अब क्या है कि कुछ कहीं ना कहीं PTI भी आप कह लें कि डाटा इकट्ठा करने में नाकाम रही है। वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं PTI भी जो सानिया 26 नवंबर है उस हवाले से अब तक जो है वो डाटा इकट्ठा नहीं कर पाई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलीमा खान साहिबा के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया है ABC न्यूज़ को, एक तो आप कह लें कि इंटरव्यू में उनसे बहुत कुछ पूछा गया, बहुत सारी बातें हुई। 26 नवंबर के हवाले से उनसे सवालात किए गए, वो उन्होंने बहुत डिटेल में उसकी तफसीलात बताई। फिर इमरान खान की कंडीशन के हवाले से उनसे पूछा गया, तो वो बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब किस कंडीशन में है, क्या सूरत हाल है। और फिर जो PTI पर अब तक पाबंदियों के हवाले से भी उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इसमें भी बहुत तफसील से बताया। और एक मैंने देखा है कि अलीमा खान साहबा बात बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत अच्छे से वो बात करती हैं और अपनी जो बात उन्होंने बेसिकली आवाम तक पहुंचानी होती है या जो उन्होंने मीडिया पर रखनी होती है वो बड़ी टू द पॉइंट होती है। और खैर ये हमने शुरू से ही देखा है, PTI जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर आप कह लें कि वो अच्छे से अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये तो खैर हमने पहले ही देखा है। और इसी तरह से अलीमा खान साहिबा ने भी जो इंटरव्यू दिया वो बहुत अच्छे से उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर एंकर ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर का वाक़े के ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं। तो इस पर बड़ा क्लियर एंड कट उनका जवाब था और बड़ा टू द पॉइंट उन्होंने जवाब दिया। 3 शख्सियात के उन्होंने नाम लिए और उन्होंने कहा जी कि ये उसके ज़िम्मेदार हैं। पहला शख्स उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, और दूसरे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, और तीसरे उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ साहब। उन्होंने कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि इनके अलावा कोई ऑर्डर भी दे सके या कुछ कर भी सकता है। तो बड़ा वाज़ेह उनका जवाब था और उन्होंने इन तीनों का ही नाम लिया। जिस तरह खान साहब ने भी कहा कि इन पर FIR भी करवाई जाए और यही उसके ज़िम्मेदार है। तो इसीलिए अलीमा खान साहिबा ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में और बड़े अच्छे से ये चीज़ बताई और उन्होंने कहा जी कि ये तीनों उसके ज़िम्मेदार हैं, मैं इनको ही ज़िम्मेदार समझती हूँ।
फिर और भी उनसे पूछा गया जो पीटीआई को मुश्किलात का सामना है, उस हवाले से भी उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि अब तक हमें किन मुश्किलात का सामना है या क्या कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ, वो भी बड़ी तफसील में उन्होंने बताया। और अगर देखा जाए तो पीटीआई की लीडरशिप ये बात नहीं करती हमें नज़र आती। जिस तरह अलीमा खान ने तो बड़े वाज़े अंदाज में ये तीनों नाम लिए, पीटीआई लीडरशिप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह देती है, वो ये कहते हैं जी कि हम अदालतों से रजू करेंगे, अदालतें इस पर हमें इंसाफ दें, या वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो ले। तो उनका जो मौक़िफ़ है वो इस तरह का नहीं है, वो उतनी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप बहुत कंप्रोमाइज़्ड है। और कल सलमान अकरम राजा साहब से जब पूछा गया जी कि हाँ जी अब तक एफआईआर क्यों नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा जी कि कुछ जो टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं हमें, इस वजह से वो एफआईआर नहीं हो पाई है, बहरहाल वो एफआईआर हो जाएगी। और फिर हमने एक और भी देखा कि अब तक ये डाटा क्यों नहीं इकट्ठा कर पाए 26 के हवाले से, जो मैं आपको पहले बात कर रहा था। तो डाटा ना इकट्ठा होने की वजह क्या है? डाटा इसलिए भी कुछ इकट्ठा नहीं हो पा रहा पीटीआई से। एक तो आप कह लें कि उनको मुश्किलात का सामना है, जिस तरह से हुकूमत ने तब से किया कि रेंजर्स वहाँ पर खड़ी कर दी, हॉस्पिटल के रजिस्टर तक गायब कर दिए गए। फिर ये सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं, तो अब तक क्या इनको सुप्रीम कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज मिल गई? नहीं। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज मिल गई? नहीं। तो क्या लगता है इनको 26 नवंबर की सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी? तो कभी भी नहीं। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि इनको ये मिल पाएगी या कुछ भी इस तरह का हो पाएगा। बहरहाल ये डाटा इकट्ठा करने में ये भी वजह है कि नाकाम रहे हैं। फिर कुछ सूरत हाल इसलिए भी है क्योंकि इन पर एफआईआर्स कर दी गई। तकरीबन जो पीटीआई की सारी लीडरशिप है उन पर एफआईआर्स जब हो गई तो उसके बाद उनको ये था कि गिरफ्तार ना हो जाएं, तो इसलिए वो बाहर भी नहीं निकल रहे, ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, ना किसी की इयादत कर रहे हैं। तो कुछ वजह ये भी आ रही है। बहरहाल अब जितने दिन गुजर गए, पीटीआई की एक मैं नाकामी समझता हूँ कि अब तक वो डाटा इकट्ठा नहीं कर पाए। जहाँ तक भी हो सकता वो कुछ उन्होंने डाटा इकट्ठा किया भी, 12 लोगों की तकरीबन उन्होंने तफसीलात दी। और कुछ एक और वजह भी पीटीआई को ये भी आ रही है कि अब तक उनको ये भी नहीं पता कि कितने लोग कह लें थानों के अंदर बंद हैं, या कितने लोग आप कह लें कि वो शहीद हो चुके हैं। तो इसकी उनको कोई डिटेल नहीं है, तो इसलिए वो श्योर नहीं है, इसलिए अब तक वो डाटा सामने भी नहीं ला रहे हैं। और इसलिए वो पीटीआई के लोगों की इयादत के लिए भी नहीं जा रहे हैं। जैसे खान साहब ने कहा था कि आप जाएँ पीटीआई के लोग जो ज़ख्मी हैं उनकी इयादत करें, या जिनके केसेस हैं उनको अगर कोई कानूनी मावनत चाहिए तो वो करें। तो वो पीटीआई की लीडरशिप अब जो केस के बाद है वो खुद को छुपाए बैठी है कि कहीं बाहर निकलें तो गिरफ्तारियाँ ना हो जाए। तो ये अब तक सूरत हाल है। फिर देखा जाए तो पीटीआई के लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। अब कल हम कराची के अंदर हमने देखा आलमगीर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, और जो उनकी वीडियो सामने आई है, कुछ पुलिस एहलकार थे और कुछ सिविल कपड़ों में भी लोग थे जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और नकाबपोश लोग थे। और जिस तरह खैर वो पुलिस हमें नज़र आ रही थी वीडियो में, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि आज हो सकता है कि उनको कहीं कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाए, या शायद हो सकता है उनको भी लापता अफराद की जो फहरिस्त है उसमें शामिल कर दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, जो कराची के अंदर से गिरफ्तारी हुई है, फिर एक अवैस यूनुस साहब है जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, और ये लाहौर जो 4 अक्टूबर का एहतजाज था वहाँ से ये गिरफ़्तार होते हैं। उसके बाद इनकी ज़मानत होती है। अब ज़मानत होने के बाद भी इनको रिहा नहीं किया जाता, तब तक वो जेल में थे। और अब तकरीबन 1 हफ्ते से पीटीआई ये खदशा जाहिर कर रही है कि वो जेल से भी लापता है, कि वो पहले जो जेल में थे अब जेल से भी उनको कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो पीटीआई ये खदशा कर रही है जी कि उनको पता नहीं कहाँ पर रखा गया है और वो किस सूरत हाल में है। तो वो चाहते हैं कि उनको ये भी बताया जाए। और अवैस यूनुस साहब पीटीआई के कह लें कि आप आवाज़ थे, और वो बड़ी कोशिश कर रहे थे। एक तो बाहर से आए थे, लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। 4 अक्टूबर के एहतजाज में उनको गिरफ्तार किया गया और अब तक उनका कोई पता नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, फिर पीटीआई ये भी कह रही है कि सलार काकड़ साहब के पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, ये भी पीटीआई दावा कर रही है। और ये गिरफ्तारियाँ, ये तशद्दुद, ये पीटीआई के साथ सिलसिला बहुत टाइम से ही चल रहा है। ये खैर कोई नया तो नहीं है, लेकिन ये अब अनकरीब ये कह लें कि ये 2-3 जो गिरफ्तारियाँ हैं उस हवाले से पीटीआई ने खदशा जाहिर किया है। और ये कुछ मामला आते हैं जिनके हवाले से पीटीआई चाहती है कि उनको बताया जाए कि उनके लोग कहाँ हैं, या बाकी जितने भी लोग उनके गिरफ्तार हैं उनके हवाले से भी बताया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको गिरफ्तार किया जाता है लेकिन वो लापता अफराद में चले जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता। तो इसलिए पीटीआई ने खुद खदशा जाहिर किया इस हवाले से। और ये कुछ गिरफ्तारियां भी हैं जो पीटीआई की हुई हैं। अब देखना आज ये है कि आलमगीर खान साहब को पुलिस जो है वो अदालत में लेके जाती है या नहीं। और इस हवाले से जो भी आप होंगी डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। तो आगे चल के हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं फैसल वाडा साहब के हवाले से। फैसल वाडा साहब कल जो है वो पहले मिले बिलावल साहब से। अब जब उन्होंने बिलावल साहब से मुलाकात की तो कल बिलावल साहब जो है वो पहुंच गए मौलाना फजलुर रहमान के पास। अब जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है तो बाज़ाहिर देखना यह है कि इस मुलाकात का मकसद क्या है, क्योंकि ये मुलाकातें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि फैसल वाडा साहब एक तरफ तो नून लीग पर बड़ी तनकीद करते नज़र आते हैं और उनका ये दावा है कि नून लीग बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाएगी, ये फ्लॉप हो गए हैं, कोई नए चेहरे आने चाहिए। तो कहीं नए चेहरे वो बिलावल साहब तो नहीं है। अब खैर बिलावल साहब ने, पहले तो आपको बता देता हूँ कि मुलाकात क्यों की है।
मुलाकात की वजह यह है जी कि वो मदारस के हवाले से जो बिल था उस बिल पर जो है वो मौलाना साहब दस्तखत चाहते थे हुकूमत की, और मौलाना साहब काफ़ी देर से ये खफा भी थे और इस बात को डिले किया जा रहा था, तो उन्होंने इस पर डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर अब भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाएगा तो मैं एहतजाज की तरफ आऊँगा। तो बिलावल साहब ज़रा उनको मनाने गए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने मान भी जाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकलेंगे। तो वो एक उनकी हमें भभकियाँ थी, भभकियाँ भी इसलिए थी कि उनकी बात को सुना जाए, अगर नहीं सुना जाता तो वो एहतजाज की तरफ आएंगे। तो बिलावल साहब कहीं ना कहीं उनको मनाने गए हैं। अब जो ये मुलाकात हुई तो उसके बाद फैसल वाडा साहब जो पहले मिले हैं और उनकी नून लीग पर तनकीद, तो उससे ये खदशा किया जा रहा था कि कहीं हो सकता है कि नून लीग को माइनस करने की कोशिश की जा रही हो और अगला चेहरा बिलावल साहब हो सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है या जो बातें की जा रही हैं, खैर से मुझे ऐसा नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को माइनस करके बिलावल साहब को लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हर बात तो उनकी मान लेते हैं। तो जब शहबाज शरीफ साहब हर बात उनकी मान लेते हैं, ठीक है, जो भी मामला चल रहे हैं नून लीग ने उसको कहीं ना कहीं मामलात को मिस हैंडल किया है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं लग रहा कि उनको हटाया जाएगा। और दूसरी चीज़ देखी जाए तो बिलावल साहब के पास तो आप कह लें कि उस तरह अक्सरियत भी नहीं है, नून लीग के वोट के बगैर तो वो आ भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैसल वाडा साहब या कह लें आप एक खिचड़ी पकाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, आगे चल के बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने वो ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि पश्तून कम्युनिटी के साथ जो इस्लामाबाद के अंदर किया जा रहा है उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और हो क्या रहा है, इस्लामाबाद के अंदर जो भी पश्तून कम्युनिटी है जिनका ताल्लुक KPK से है उनको बिला वजह गिरफ़्तार किया जा रहा है, और जो 26 नवंबर का वाक़या है इसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक तरह से आप कह लें कि सूबाई तअस्सुब फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़ा गलत कह लें कि अमल है हुकूमत का, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बंदे का गुनाह नहीं है तो आप सिर्फ उसको इस बिना पे पकड़ रहे हैं कि इसका ताल्लुक KPK से है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और खैर ये ख़त जो लिखा है अली अमीन गंडापुर ने, आप खुद सोचें कि इसकी वज़ीर आज़म साहब के सामने क्या वैल्यू होगी, या इस ख़त के बाद कुछ तब्दील तो हो नहीं जाएगा। अब आखिर में हम लोग बात करते हैं इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जो खबर आई है ये 2 दिन पहले भी आई थी और कल अब ये दोबारा खबर आई है, और वो खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस जब इनकी ड्यूटियाँ लगने लगी थी एहतजाज से पहले, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने यह एहतजाज किया जी कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन लोगों को तब तो ये कह दिया गया कि ठीक है जी आप ना बने। उसका उन्होंने मुतबादल बंदोबस्त कर लिया, उन्होंने सिंध से, कश्मीर से, बाकी मुख्तलिफ जगह से उन्होंने पुलिस बुलाई, नफरी उन्होंने वहाँ पर बुला ली। वो वक्त गुजर गया। अब जब वो वक्त गुजर गया तो जिन एहलकारों ने तब ये कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, अब जो है वो महकमे ने सोचा है कि इनके खिलाफ हुकूमत ने सोचा है कार्रवाई की जाए, क्योंकि हुकूमत को तो ये लगता है ना कि यही तो आला कार हैं कि जिनके ज़रिए हमने लोगों पर ज़ोर ज़बरदस्ती करनी होती है। और आज अगर ये आवाज़ें उठ रही हैं, ये कम आवाज़ें हैं, तो कल को ये ज़्यादा हो जाएंगी। तो हुकूमत ने सोचा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हो सकता है उनको मुअत्तल कर दिया जाए या वो उनकी नौकरी भी जाए। बहरहाल वो जो आवाज़ें थी अब उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वह कार्रवाई करने की वजह भी यही है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आज कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, कल को कुछ और आवाज़ें उठेंगी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इन आवाज़ों को उठने से पहले ही दबा दिया जाए। और वो जो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हालांकि होना तो चाहिए था कि ये सबको कहना चाहिए था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और पुलिस का काम तो तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। पुलिस का काम ये कब से हो गया कि वो एहतजाज करने वालों पर लाठी बरसाएंगे, या जो पुलिस के आप कह लें कि जो सरबराह हैं वो ये मीडिया पर बैठ के कहेंगे ये आए हम इनको देख लेंगे। मतलब आपको पता है कि आपकी ड्यूटी क्या है और आपने करना क्या, और आप ये बोल क्या रहे हैं। आपका काम है पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को आपने यकीनी बनाना होता है, ना कि आप उन पर गोलियां चलाएं, आप उन पर डंडे बरसाएं, आप उन पर शेल बरसाएं, तो ये काम आपका नहीं होता। उल्टा जिन्होंने आवाज़ उठाई थी बाकियों को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और अब भी मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने वो आवाज़ उठाई थी बाकियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो कल को आपके साथ भी यही कुछ होगा। तो ये जो सूरत हाल है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, और बाकी भी जो अलीमा खान साहबा का जो इंटरव्यू था वो भी मैंने आपको बताया है। और कुछ आप देखें ना कि जिस तरह से एक मरीम नवाज़ की ये सोच है और वो ये समझती हैं कि नौजवान जो है वो कहती हैं कि एहतजाज ना करें, या जो रुकावटें मेरी तरफ से लगाई जाती हैं उनको ना हटाया जाए, वो अपना हक भी ना मांगे जो कि उनको आइन देता है। मतलब एक तो होता है ना कि एहतजाज सबका हक है और ये आइन उनको हक देता है। और नौजवानों का मसला ये, वो कहते हैं कि हमने जिसको वोट डाला था इक़्तिदार में उसको आना चाहिए था। ये फार्म 47 की हुकूमत को नौजवान नहीं मानते, और खुदारा नून लीग को ये बात समझनी चाहिए। और यही वजह है कि आज हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, और ये आवाज़ें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी अगर हुकूमत का यही रवैया रहेगा। बहरहाल हमारी ये दुआ है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।